To all of you. How are you doing all? I think all of you are great. I'm also great as usual as you are. Today is your lecture number 137 and we are going to do new thing, that is the practice exercise of tenses, which is usually came in your exam in the form of fill-ups. Basically you have learned all the tenses and their structure, their translation exercise. Now it is the time to apply that knowledge so that you can score full marks when there is a fill-ups, any kind of multiple question related to tenses came in your exam. So today I am going to recap all over the things by doing a table chart. In this table you will learn short structures, how to make different tenses structure by using that table, and how you will apply that trick and structure when you found any fill-up related to any tense. So this table will be fruitful for you. So before starting my lecture, firstly I will discuss the thought. What is the thought of the day? Thought of the day is that giving time during doing hard work brings quality and always enrich you for better productivity. That means आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में करो, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, स्टडी हो या कोई कंपटीशन हो या लाइफ में आपको कुछ भी करना हो, एवरीथिंग नीड्स टाइम. हर चीज़ को टाइम चाहिए. हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू दैट थिंग, हाउ मच दैट थिंग इज superior for you, how much priority you are giving that thing and you are devoting your time, it's always enrich you. Means जिस हिसाब से अगर आपने कुछ मीठा करना है तो you are putting sugar, how much sugar you are going to put, that becomes so sugary, मीठा बन जाता है. इसी तरीके से हाउ मच एफर्ट्स यू आर गिविंग, हाउ मच टाइम यू आर गिविंग, हाउ मच हार्ड वर्क यू आर डूइंग, दैट ऑलवेज एनरिच यू. आपको हमेशा एनरिच करेगा. जीवन में आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपने कोई भी काम करना है तो उसमें एनरिच होना है. और एनरिच आपको कब आएगा, एनरिचमेंट कब होगा, आप उस चीज़ों से कब भरेंगे, वो क्वालिटी आपके अंदर कब आएगी, जब आप उस चीज़ को टाइम देंगे, प्लस आप अपनी मेहनत जितनी हो सके उतनी मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य से कभी भी डगमगाएंगे नहीं. स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपने एम को जो है आप हमेशा जो है माइंड में सेट करके उस चीज़ को लेकर अपने टाइम को डिवोट करेंगे. इससे आपकी जो क्वालिटी है उस चीज़ की वो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी बेटर प्रोडक्टिविटी होगी. क्वालिटी अगर अच्छी है तो सीधी सी बात है, जो आउटकम निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा वो बिल्कुल प्रोडक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और बहुत बढ़िया होगा. इफ़ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ योर एग्जाम प्रिपरेशन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड यू आर गिविंग योर टाइम and you are focusing on that thing, that will improve your quality. वो आपकी क्वालिटी इम्प्रूव कर रहा है, प्लस आप सीख भी रहे हैं, आप लर्न भी कर रहे हैं. चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी टेस्ट हो, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जितना आप टाइम दे रहे हैं आपकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई. और साथ ही साथ जब आपका रिजल्ट आएगा तो यू विल फाउंड दैट प्रोडक्टिविटी शो इन दैट योर रिजल्ट विल बी बेस्ट. सो एवरीथिंग नीड्स टाइम, योर डिवोशन एंड हार्ड वर्क. सो बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर, आपकी एक्सरसाइज जो है मैंने यहाँ पर लिख रखी है. इस एक्सरसाइज को अगर आपको टेंस के रूल्स अच्छे से आते हैं, स्ट्रक्चर अच्छे से आता है, यू कैन ईजिली डू और आप कर भी लेते हैं. लेकिन काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पहचान नहीं पाते कि भाई ये इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है. तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आप माइंड में रखेंगे तो आप इजीली इन चीज़ को फाइंड आउट करके आपका एक भी मार्क्स इसमें नहीं कटेगा. तो ओवरव्यू के थ्रू आज हम पढ़ते हैं, बिल्कुल ओवरव्यू में. जैसे कि सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस पैटर्न बता रही हूँ कि अगर आपको पेपर में सिंपल सेंटेंस नज़र आता है तो वो कैसे लिखा हुआ आएगा. सिंपल सेंटेंस इस तरीके से लिखा होता है कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है. हर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट आप सभी को पता है कि वो पर्सन जो कोई ना कोई काम कर रहा है, करता, मीन्स हु इज डूइंग द वर्क, दैट इज अ सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट्स की आपको कैटेगरी भी पता है कि सब्जेक्ट्स में हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड नेम आता है. तो कोई भी आपको सब्जेक्ट मिलेगा. सब्जेक्ट के बाद आपकी हर टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है. तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ हेल्पिंग वर्ब.
जैसे आप फिलअप्स में देखेंगे तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में यही आएगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब फिल करनी होगी और मेन वर्ब में चेंजेस करने होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो है बेसिकली मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ। जो आपके टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है वो इस तरीके से होती है, इज एम आर, डू, डस, had, has, have, will, shall। लाइकवाइज आपकी हेल्पिंग वर्ब दिखेगी और हेल्पिंग वर्ब के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अगर इस तरीके से कैन, कोड, मे, माइट नज़र आता है तो ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ग्रामर में इसकी कैटेगरी मोडाल्स की हो जाती है, तो इट इज़ ऑल्सो योर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब नज़र आएगी ना तो आपका टेंस बेस नहीं होगा, वो मोडाल्स हो जाएगा। अगर टेंस बेस है तो आपको इस तरीके से अलग अलग टेंस की हेल्पिंग वर्ब नज़र आएगी। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट नज़र आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब नज़र आएगी और उसके बाद आपकी मेन वर्ब नज़र आएगी। और बच्चों जो मेन वर्ब होती है वो होती है जो आप एक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, सोना, पढ़ना, लिखना, आना जाना, खाना पीना, whatever action you are doing there is a movement। अगर movement है, वर्ब है, वर्क है, एक्शन है, तो वो आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब 5 टाइप्स की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो अलग अलग टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये मेन वर्ब बदलती जाती है। तो मेन वर्ब आएगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। तो आपने पंचुएशन का भी ध्यान रखना है कि लास्ट में आपका फुल स्टॉप है, मीन्स ये सिंपल सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। व्हेन देयर इज अ नेगेटिव सेंटेंस, आप नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? तो सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट ही नजर आएगा, उसके बाद आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नजर आएगी और प्लस उसके साथ नॉट नजर आएगा, बिकॉज नेगेटिव है तो नॉट जरूर होगा। और फिर आपकी मेन वर्ब आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस आपको मिलेगा। अब थर्ड थिंग हमारी बात होती है इंटैरोगेटिव की। तो इंटैरोगेटिव में भी कई कैटेगरी होती है कि कई बार क्वेश्चन इंटैरोगेटिव नेगेटिव होता है, कई बार WH फैमिली का होता है। तो आपने पहचानना है कि जब भी इंटैरोगेटिव क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, कि जैसे मैंने पढ़ाई कर ली, क्या मैं मुंबई गया, क्या वह रो रहा था। तो हमेशा क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होगा और इसका आंसर यस या नो होगा। और वो क्या कैसे बनेगा? जब आपकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी और फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका मेन वर्ब आ जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो सभी इंटैरोगेटिव सेंटेंस में या क्वेश्चन वाले सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। और उसके बाद आपका इस तरीके से फिलअप में WH फैमिली बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, फॉर व्हाट। तो यू विल राइट WH फैमिली फर्स्ट, जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि WH फैमिली पहले आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर इनकेस नेगेटिव वाले सेंटेंस है कि कौन जो है इतने समय से रो रहा था, क्या बच्चा इतने समय से नहीं रो रहा था, ये नेगेटिव हो गया। कौन आपको इतने समय से नहीं बुला रहा था, तो नहीं की बात होगी। तो हमेशा जो नॉट लगता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। फिर आपकी मेन वर्ब आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी है इसके अकॉर्डिंग, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको ये फिलअप्स दिखाऊं तो जैसे डिड से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका इंटैरोगेटिव सेंटेंस है। आप इसमें पहचानेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लग गया है। और कुछ जो है आपके जो है ये नॉट वाले आ गए, तो ये इंटैरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो आपने सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए पहले कि ये कौन सी कैटेगरी का है, सिंपल का है, नेगेटिव का है, इंटैरोगेटिव का है या WH फैमिली का है। अब हम थोड़ा सा टेंस को रिकेप के तौर पे इस तरीके की टेबल को समझते हैं। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है डीप में तो उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो इस शॉर्ट व्यू से समझ लीजिए। पहला है आपको प्रेजेंट टेंस के अगर फिलअप्स मिलते हैं या प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज मिलती है या प्रेजेंट टेंस बेस एक्टिव वॉइस मिलता है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जो प्रेजेंट टेंस है उसको पहचानने का क्या तरीका है? इसमें वो सभी काम आते हैं जो आप रेगुलर करते हैं, डेली करते हैं। ऐसे भी काम आते हैं जो आप कभी कभार करते हैं। ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो यूनिवर्सली
ट्रुथ है, जैसे सूरज जो है पूरब से निकलता है पश्चिम में ढलता है, इसी तरीके से मून जो है अर्थ के चक्कर लगाता है। या मैं डेली जो है पढ़ाती हूँ, या आप कहते हो मैं डेली पढ़ने जाता हूँ। और कभी कभार मूवी देखने जाती हूँ, जो आप 15 दिन पे हफ्ते दिन पे काम करते हैं। और प्लस आपकी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, जितनी भी न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती है वो भी आपको प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में मिलेगी। प्लस आप अपना जो भी इंट्रोडक्शन देते हैं कि आपका क्या नाम है, आप क्या करते हो, वो भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देते हैं। आप डेली रूटीन जो है वो भी आप कौन से टेंस में देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये तो इंग्लिश में पहचानने का तरीका था। हिंदी में पहचानने का तरीका है कि लास्ट में आपको ता है, ती है और ते है नजर आएगा। बेसिकली हाँ और है नजर आएगा। मीन्स ये बात अभी हो रही है, इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, यू आर डूइंग थिंग्स इन द प्रेजेंट, दिस इज योर प्रेजेंट हैबिट्स। तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू विल फाइंड ता है, ती है और ते है। अब इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जो ता है, ती है वाले भी होते हैं, और एक होते हैं सिर्फ हाँ, हूँ और है। जैसे मेरा नाम नैन्सी है, तो मैंने बोला माई नेम इज नैन्सी। तो आपने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम इज एम आर जो है ना वो तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। दिख रहा है आपको इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ रहा है? नहीं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें बात हो रही है कि ये चीज़ है। जब आप हम इसमें स्टेट की बात करते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है, मैं बाहर हूँ, वह ऊपर है, वह अंदर है, तो दैट स्टेट इज ऑल्सो कम इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं उदास हूँ, आई एम अनहैप्पी, या आई एम सैड, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो इसमें सब्जेक्ट के साथ आप इज एम आर लगा रहे। ये भी कैटेगरी आपकी कौन सी होती है, इंडेफिनिट की होती है। लेकिन आप फर्क कैसे करेंगे कि भाई ये कंटिन्यूस मैडम अलग कैसे है और इंडेफिनिट मैडम कैसे अलग है? तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि कंटिन्यूस में आपको मेन काम जरूर दिखाई देगा। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो जाना, खेलना, पढ़ना, ऐसे मेन वर्ब जरूर नजर आएगी। और इसमें जब मैं कहूँ मैं खुश हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पापा ये है, मैं वहाँ हूँ, तो इसमें आपका मेन काम नज़र नहीं आएगा, सिर्फ स्टेट शो करेगा, आपकी स्टेट ऑफ कंडीशन शो करेगा। तो आप इसमें इज एम आर लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। और अगर आप कोई काम लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये ही टेंस आपका कंटिन्यूस बन जाएगा। तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, इज एम आर ही यूज होगी। लेकिन फर्क क्या है, इसमें एक मेन वर्ब आ जाएगी, जैसे आन, जाना, आना, खाना, पीना, और प्लस हर कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी जरूर आएगा। अब देखते हैं कि जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाती हूँ, तो अब इसमें मेन काम आ रहा है कि मैं पढ़ाने का काम करती हूँ। और पढ़ाती हूँ मीन्स मैं रेगुलर ये काम करती हूँ। आपने बोला मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, जो भी आप रेगुलरली काम कर रहे हैं, लास्ट में ताहे ती आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है ही। तो इसका रूल आपने समझना है कि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर कैसे सेंटेंस में मिल गया, सिंपल में मिल गया, तो सिंपल का केस बस इसका अलग है। सिंपल में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर जो मेन वर्ब है, जो ये मेन वर्ब है ना, जो मैंने अभी आपको बताई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, इसकी मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। और ये एस या ई एस का कंसेप्ट तब लगेगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, लाइक ही, शी, इट, नेम, दीज ऑल आर सिंगुलर। जब एक वचन की बात होगी, एक वचन एक सब्जेक्ट होगा, देन यू विल यूज दिस रूल फॉर द सिंपल सेंटेंस। बट इफ इट इज प्लूरल, आई विल यूज आई, वी, यू, दे। देन आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप एस या ई एस नहीं लगा के सीधा ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे, ये आपका बन जाएगा प्लूरल। तो जब मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं जाता हूँ, आई गो, तो इसमें ऐसे एस नहीं आ रहा। मैंने बोला वह जाती है, शी गोज, वह पढ़ती है, शी स्टडीज, तो इसमें ऐसे एस आपका सिंपल सेंटेंस में लग जाएगा। तो इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में जो मैंने रूल बताया। अब बात होती है नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, WH फैमिली स्ट्रक्चर। तो आपने ध्यान रखना है इन सब में आपको डू डज लगाना है, इन सब में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, डू डज। तो आप यहाँ फिट कर देंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डू डज, फिर आ जाएगा नॉट,
उसके बाद मैंने बोला कि भाई डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो मेन वर्ब की जगह क्या फिट कर दोगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर सीधा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं नहीं पढ़ाती हूँ, आई डोंट टीच, मैं नहीं खेलती हूँ, आई डोंट प्ले, मैं शरारत नहीं करता हूँ, आई डोंट मेक अ नॉइस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस आप इस तरीके से जो है वो चेंज करेंगे। इसी का अगर इंटेरोगेटिव है तो आप यहाँ पर फिट कर लेंगे, तो आप इंटेरोगेटिव में डू डज पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट को ले आएंगे, और मेन वर्ब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जैसे क्या मैं पढ़ाती हूँ, तो आप इसको बोलेंगे कि डू आई टीच, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, क्या वह रोता है, डज ही वीप, डज ही वीप। अब आपने ये ध्यान रखना है कि आप इसमें वीप्स नहीं लगाना है, ये एस या ईएस का कंसेप्ट सिंपल में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब बात होगी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तो आपका डू डज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपकी हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर कुछ मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की चीज़ें लिख दी है, आपने इसको ध्यान रखना है कि जब भी आपको फर्स्ट पर्सन नज़र आएगा तो आप उसके साथ डू लगाएंगे, जब भी आपको सेकंड पर्सन नज़र आएगा तो भी आप डू लगाएंगे, और जब आपको थर्ड पर्सन नज़र आएगा तो आप उसके साथ क्या लगा देंगे, डस। तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए कि किसके साथ लगनी है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी कि आई फर्स्ट पर्सन है और उसकी कोई चीज़ है, रिलेशन है तो माई, और अगर आई एज अ ऑब्जेक्ट है तो मी। वी आपका फर्स्ट पर्सन है, आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं, इन सभी के साथ डू लगता है, और अगर इनके रिलेशन बताया जाता है तो माई लगता है, इनका ऑब्जेक्ट बताया जाता है तो मी लगता है, इसी तरीके से इसका रिलेशन बताया जाता है तो अवर लगता है, ऑब्जेक्ट बताया जाता है तो अस लगता है। जैसे कि मैंने बोला वह मेरी मम्मी है, तो शी इज़ माई मदर, तो वह मेरी मम्मी है, मेरा उनके साथ रिलेशन है, तो आई का क्या बन गया, माई रिलेशन। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, तो यू का ऑब्जेक्ट बन गया यू। तो ये आपने जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिलेशन, जो आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिलेशन एंड पोजीशन। सेकंड पर्सन है यू और उनका कोई रिलेशन है तो योर। थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, शी, इट या कोई नाम। इससे रिलेटेड थर्ड पर्सन का अगर ही का कोई रिलेशन है तो हिज, शी का कोई रिलेशन है तो हर, और अगर ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो हिम, और गर्ल है, शी है तो हर, और नाम डिपेंड करता है कि लड़का है या लड़की। जैसे सेंटेंस है मोहन प्लेस फुटबॉल। अब ये अभी मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम उसमें एस या ई एस लगाएंगे सभी सिंगुलर के साथ। तो पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और उसके साथ एस या ई एस लग के ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो ये सिंपल बन गया। लेकिन अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो मोहन, मोहन सिंगुलर है, आप उसके साथ डज लगाएंगे, डज नॉट। अब एस या एस का कोई कंसेप्ट नहीं चलेगा, सीधा आ जाएगा डज नॉट प्ले क्या, फुटबॉल। मोहन जो है फुटबॉल नहीं खेलता है। तो आई थिंक कि आपको ये इंटेरोगेटिव, WH फैमिली और सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट को कैसे पहचानेंगे, जब आप कोई भी काम पहले किया करते थे, जैसे कि मैंने पढ़ाया, पहले आपने कोई काम किया करते थे, कोई आपकी पास्ट की हैबिट है, जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी, तो वो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में आएगा अगर आपकी कोई हैबिट है पास्ट की। सेकेंड थिंग कि आपने कोई पास्ट में काम किया, जैसे मैंने ओलंपिक जीता, या मैंने पढ़ाई की, मैंने जो है चाय पी, हम वहाँ गए, तो इस तरीके से लास्ट में अगर आ, ई, ए या फिर या, ये नज़र आ जाए तो आपका वो पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे अभी मैंने प्रेजेंट में आपको स्टेट बताया था, हाँ, हूँ, है, इसी तरीके से पास्ट में भी स्टेट होती है, था, थी और थे। और जैसे प्रेजेंट में इज़ेमार लगता था कि मेरा नाम नैन्सी है और मैंने कहा मेरी दादी जी का नाम जो है लेट त्रिपुरा देवी था, तो मैं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दूंगी वॉज और
वर। अब दोनों में फ़र्क ये आपको पता होना चाहिए कि जब स्टेट की बात होगी कि ऐसी चीज़ है या मैं बाहर थी, ऊपर थी, तो आपकी इसमें कोई मेन वर्ब नहीं होगी, मेन वर्ब नहीं होगी। अगर मेन वर्ब नज़र आती है तो वो टेंस आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे कि मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग। मैं बाहर थी, आई वॉज आउटसाइड। मैं ऊपर थी, आई वॉज एट अपस्टेयर। तो मैं ये चीज़ थी, इसमें मेरा कोई काम नहीं है, सिचुएशन और स्टेट बताई जा रही है, लेकिन मैं ये काम कर रही थी, तो ये आपका कंटिन्यूअस बता रहा है। दोनों में हेल्पिंग वर्ब सेम है, बस फर्क क्या है कि उसमें मेन वर्ब नहीं है। कंटिन्यूअस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी जरूर आएगा। अब हमें इंडेफिनेट में एक कैटेगरी थाती थे की है, दूसरी कैटेगरी आ, ई, ए या ई ये की है, और तीसरी ये बात कि जो भी काम आप पहले किया करते थे वो सब पास इंडेफिनेट टेंस में आएगा। सेकंड चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि जब आप इसका स्ट्रक्चर सिंपल में पढ़ेंगे, जैसे आप प्रेजेंट में पढ़ते थे SCIS और नॉट SCIS का कंसेप्ट आता था, इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट एक चुनिंदा एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की मेन वर्ब सेकंड फॉर्म यूज होती है सिंपल सेंटेंस के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब जो यूज हो जाएगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। लेकिन अगर था थी थे वाले सेंटेंस है तो उसका सब्जेक्ट वॉज वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें मेन वर्ब नहीं आएगी क्योंकि सिचुएशन, जैसे कि एक बार की बात, एक राजा था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग था। अब मैं खुश थी, आई वॉज हैप्पी। अब मैंने बोला मैंने पढ़ाई की, अब इसमें मैं काम कर रही हूँ, पास्ट में किया, मैंने पढ़ाई की, तो आई और फिर मेन वर्ब पढ़ना है, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी आई स्टडीड, या फिर आई डू की सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिड, आई डिड स्टडी। मैंने डांस किया, आई डांस्ड, या फिर आई डिड डांस। मैंने परफॉर्म किया, आई परफॉर्म्ड, सेकंड फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ज़्यादातर स्टोरी राइटिंग है आपकी या आप डायरी लिख रहे हैं तो आपने वो पास्ट में बतानी है। पास्ट के में सबसे ज़्यादा ये टेंस यूज होता है जिसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में सारी चीज़ें बताते हैं जो चीज़ बीत चुकी, मतलब जो चीज़ आपने पहले किया। चुकी की बात नहीं होगी तो वो खत्म हो जाएगा काम, जो आपने पहले किया। तो जो भी आपने काम पहले किया, लास्ट में आ, ई, ए या ई, ए आया, तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है सिंपल सेंटेंस के साथ। सेकंड स्ट्रक्चर है आपका नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव में क्या नई चीज़ आ जाएगी, इसमें आपकी नई चीज़ ये आ जाएगी कि आपकी इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बेटा? डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है बेटा। और जैसे ही डिड लगेगा तो मेन वर्ब फर्स्ट हो जाएगी। जैसे सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब सेकंड थी, जैसे ही डिड लगेगा मेन वर्ब फर्स्ट हो जाएगी। इंटरोगेटिव में भी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। WH फैमिली में भी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये आपने याद करना है कि जब नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH फैमिली नजर आएगी तो आपको डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और जब मुझे सिंपल सेंटेंस नजर आएगा तो मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करूंगी। और अगर मुझे था, थी, थे वाले सेंटेंस नजर आएंगे, अगर मैं वाज वर्ब लगाऊंगी तो उसमें मेरी मेन वर्ब नहीं होगी। अब मैंने बोला कि जो है मैं जो है पहले जो है ना वॉक पर जाया करती थी, तो ये मेरा काम पहले हैबिट थी मेरी, तो आप इसमें मोडाल वर्ब बोल सकते हैं। आई यूज टू गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर जो यूज टू आया वो मोडाल हो गया, और जाना गो, और हर मोडाल वर्ब के साथ ज़्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसलिए यूज टू के साथ क्या लग गया, गो। और आप उसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि मैं वॉक पर जाया करती थी, तो आई वेंट फॉर अ वॉक, आई वेंट फॉर अ वॉक। तो जब आप अपने पास्ट की हैबिट्स बता रहे हैं तो आप पास्ट की हैबिट्स को वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर बताएंगे अगर वो सिंपल सेंटेंस है। और अगर इफ इट इज नेगेटिव तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर डिड हो जाएगी, और इफ इट इज इंटरोगेटिव तो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी, और इफ इट इज WH फैमिली तो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो ये था इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रोहन एट द फूड। अभी आपका सिंपल सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। डिड रोहन ईट द फूड, क्या रोहन ने खाना खाया?
और रोहन ने खाना खाया, रोहन ने खाना खाया सिंपल बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या रोहन ने खाना खाया, इंटेरोगेटिव है, डिड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, ईट, फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस में आपको फॉर्म ध्यान रखनी है, इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ सेकंड फॉर्म लगानी है, इसको आपको जो है वो रोट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है गा गी के, मैं यानी कि मैं वो काम आगे जाके करूँगा, मैं खेलूँगा, मैं पार्टिसिपेट करूँगा, मैं गाना परफॉर्म करूँगा, मैं कल ऐसा करूँगा। तो वट एवर यू डू इन फ्यूचर, टुमारो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, दैट इज़ योर फ्यूचर। वट हैव यू डन, जो आपने पहले किया येस्टरडे, दैट इज़ योर पास्ट, एंड वट आर यू डूइंग नाउ, इट इज़ योर प्रेजेंट। तो जब आप करोगे, लास्ट में पहचानने का तरीका क्या है, गा गी गे, फ्यूचर प्लानिंग्स, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल या शैल। अब जैसे इसमें डू डज और सेकंड फॉर्म और डिड को लेके थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल और नेगेटिव मिक्सअप हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिंपल में भी विल शैल आता है, नेगेटिव में भी विल शैल आता है, इंटेरोगेटिव में भी विल शैल आता है, और WH फैमिली में भी विल शैल आता है। सेकेंड थिंग, मेन वर्ब कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि रोहन फुटबॉल खेलेगा या राम फुटबॉल खेलेगा, तो पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्ले, और सीधा ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल। तो इसी का स्ट्रक्चर आप सिंपल में देखेंगे तो राम विल, मेन वर्ब हो जाएगा प्ले फुटबॉल। इस तरीके से नेगेटिव होगा राम विल नॉट प्ले फुटबॉल। इंटेरोगेटिव हो जाएगा विल राम प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। अब राम जो है कहाँ फुटबॉल खेलेगा, तो वेयर विल राम प्ले फुटबॉल। तो इसमें आपने देखा कि आपकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज होगी, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इंडेफिनिट में। दूसरी चीज, आपको विल और शैल पता होना चाहिए किसके साथ लगता है। हमेशा फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ आपका शैल लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर ऑब्जेक्ट वी विल यूज विल, और कई केसेस में हम आई और वी के साथ विल भी यूज करते हैं जब हमारा डिटर्मिनेशन फिक्स है कि हम ऐसा करेंगे। मैं पार्टिसिपेट करूंगा, आई विल पार्टिसिपेट, आई विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट। इफ योर डिटर्मिनेशन इज फिक्स यू विल यूज विल विद आई एंड वी ऑल्सो। आप आई और वी के साथ भी क्या यूज करेंगे, विल। इनमें ऐसा कुछ नहीं है, डूडस मैंने आपको बता दिया किसके साथ है, और डिड सभी के साथ लगता है, स्ट्रेस बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बेटा, इसमें जैसे होने की बात प्रेजेंट में हुई, इसी तरीके से होने की बात पास्ट में भी हुई, ऐसे ही होने की बात ना कई बार फ्यूचर में भी होती है। जैसे कि बारिश होगी, बारिश होगी, तो हम बोलते हैं इट विल बी रेन। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो है कंटिन्यूअस वाली ही आ जाएगी, विल बी, और सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें कोई मतलब इसमें कोई मेन वर्ब नहीं आएगी, तो इट विल बी रेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट इज अवर कंप्लीटेड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस। देखो कंटिन्यूअस पे आते हैं, तो डिफरेंस करना आपको पता चल गया ना, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में कैसे डिफरेंस करेंगे। अगर मेन काम दिख रहा है आपको था थी थे के साथ, तो कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आ जाएगा, रहा था रही थी रहे थे, कंटिन्यूअस। जब आपका कोई काम लगातार चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब आपका कोई काम लगातार चल रहा था वो है पास्ट कंटिन्यूअस। जब आपका काम आगे जाके लगातार चल रहा होगा तो वो आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो हिंदी में पहचानने का तरीका है रहा है, रही है और रहे हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इज एम आर। मैंने आपको बोला ना, आपको हर सेंटेंस स्ट्रक्चर में टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी, तो इज एम आर। लेकिन आईएनजी की एक खासियत ये है कि इसमें कंटिन्यूअस टेंस की एक खासियत ये है कि इसमें आईएनजी जरूर आएगा, मेन वर्ब के साथ आईएनजी जरूर आएगा। जैसे सीता खाना बना रही है, तो सीता आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है इसलिए इज, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके साथ क्या आ गया, आईएनजी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, सीता इज कुकिंग द फूड। अब हम इसको फिट करते हैं। अगर आपको सिंपल सेंटेंस मिलेगा तो पहले सब्जेक्ट, फिर आपका इज एम आर आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी, और फिर सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि इज किसके साथ लगता है। इज आपका लगता है ही, शी,
इट और नेम के साथ, और एम लगता है आपका सब्जेक्ट आई के साथ, और आर आपका लगता है यू, वी और दे के साथ। क्लियर? तो इसमें रूल क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम या आर, और कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी इज, एम और आर, फिर नॉट आ जाएगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच फैमिली में भी क्या होगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और मेन वर्ब हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इन स्ट्रक्चर पे आप इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को पुट करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। जैसे सिंपल सेंटेंस बना, सीता इज कुकिंग द फूड, नेगेटिव बनेगा सीता इज नॉट कुकिंग द फूड। क्या सीता खाना बना रही थी, तो इज सीता कुकिंग द फूड। सीता कितने समय से खाना बना रही थी, सिंस हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज सीता कुकिंग द फूड एंड क्वेश्चन mark. So this is a WH family. So likewise this is a present continuous tense and this is a past continuous tense. Past continuous tense में क्या फर्क है कि इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी was verb, जैसे इसमें इज़म आ रही थी, इसमें was verb और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पहचानने का तरीका क्या है कि ये काम आप बोल रहे हैं और कर रहे थे पास्ट में, बोलते समय व्हेन द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट। पास्ट में बोलते समय जो आप काम कर रहे थे दैट इज योर पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं पढ़ा रही थी, मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, मैं खेल रहा था, मैं सो रहा था। रोहन जो है या सीता जो है खाना बना रही थी, सीता वॉज कुकिंग द फूड। नहीं बना रही थी, सीता वॉज नॉट कुकिंग द फूड। क्या सीता खाना बना रही थी, वॉज सीता कुकिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क। सीता कितने समय से खाना बना रही थी, सिंस लॉन्ग हाउ पीरियड ऑफ टाइम वॉज द सीता कुकिंग द food and question mark. Likewise you will do the past continuous. After that is your future continuous. जब आपका काम आगे जाके चल रहा होगा तो उसमें will be, shall be, continue, this work is going to be continue plus आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे कि रोहन जो है अपने कमरे में पढ़ रहा होगा, रोहन विल बी स्टडिंग इन हिज रूम। रोहन अपने कमरे में नहीं पढ़ रहा होगा, रोहन विल नॉट बी स्टडिंग इन हिज रूम। क्या रोहन अपने कमरे में पढ़ रहा होगा, विल रोहन बी स्टडिंग इन हिज रूम। रोहन कितने समय से अपने कमरे में पढ़ रहा होगा, तो सिंस हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल रोहन बी स्टडिंग इन हिज रूम। अब इसमें क्या हो जाता है बेटा, ये विल और बी आ जाती है, दो हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना, विल और बी। तो इसमें कंफ्यूजन इस तरीके की हो जाती है कि आप मिस्टेक्स कर देते हैं। सिंपल में तो विल बी आ जाएगा, सिंपल में विल बी, और मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन जब नेगेटिव होगा तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप पहले विल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, हमेशा नॉट बी से पहले लगाएंगे। इंटेरोगेटिव में आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले विल या शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, और जब नॉट लगाना है तो बी से पहले लगाना है। इस चीज़ को ध्यान में रख के आप फ्यूचर कंटिन्यूअस करेंगे। थर्ड इज योर परफेक्ट। व्हाट अबाउट द परफेक्ट? परफेक्ट का मतलब होता है बेटा आपका काम जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया है, परफेक्शन आ गया, फिनिश हो चुका है। जैसे कि मैडम मैंने काम कर लिया है, मेरा काम हो गया है, तो आप बोलते हैं आई हैव डन माई वर्क। अब मैं दोबारा काम नहीं करूंगी। जैसे मैंने बोला मैं नहा चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं नहाऊंगी, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगी। व्हेन द एक्शन इज कंप्लीटेड, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, लिया है, खाया है, पिया है, या है, ये है, ये है, ठीक है, तो वो आपका बन जाता है परफेक्ट। क्या बन जाता है? परफेक्ट। अगर ता है, ती है, ते है तो वो इंडेफिनेट है, रा है, रही है, रहे है तो वो कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ही है, ये है, आ है, ई है, ए है, तो आपका वो परफेक्ट है। अब इसमें टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज और हैव। इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी? हैज और हैव। अब एक मजे की बात यह है कि सभी परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब होती है ना, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मोहन जो है, मोहन ने लेटर पोस्ट किया है, मोहन हैज पोस्टेड द लेटर, या मोहन लेटर पोस्ट कर चुका है, तो मोहन हैज पोस्टेड द लेटर। तो यहाँ पर जो पोस्टेड है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड
फॉर्म। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। अब इसमें मेन वर्ब जो आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हैज़ किसके साथ लगता है, सभी सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, और नेम के साथ हैज़ लगता है, आई, वी, यू, और दे के साथ हैव लगता है। नेगेटिव में कुछ नहीं है, हैज़ हैव के बाद नॉट लगा दो। इंटरोगेटिव में हैज़ हैव को पहले ले आओ, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली में पहले WH फैमिली ले आओ, फिर हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब वाइज आप अप्लाई कर लेंगे तो इसके रूल सारे बन जाएंगे। अब बात होती है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में काम जो है वो खत्म हो चुका था, मैंने पढ़ा लिया था, मैंने खा लिया था, मैं आ गया था, वह सो गया था, मैं पढ़ा चुका था, मैं सो चुकी थी। व्हेन यू हैव डन दैट वर्क, मैम मैं काम कर चुकी थी, आई हैड डन माई वर्क। तो इसमें भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल, ही हैड स्लेप्ट इन हिज रूम, वह अपने रूम में सो चुका था या सो गया था। तो हैड के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। फिर इसमें नेगेटिव में हैड नॉट कर देना, इंटरोगेटिव में हैड को बाहर ले आना, WH फैमिली में WH फैमिली के बाद हैड लिख देना। अब बात होती है फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में मीन्स मैं ऐसा कर चुका होऊंगा, मैं पढ़ा चुकी होंगी, मैं खेल चुका होऊंगा, हम सो चुके होंगे। व्हेन योर एक्शन इज गोइंग टू बी कंप्लीट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में मेरी प्लानिंग है कि मैं ये कर चुका होऊंगा, तो दैट विल is your future perfect, and with your future perfect tense you will use will and shall। ये तो सेम है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन फर्क क्या है, इसमें क्या आ जाएगा, हैव। और जहाँ भी आपको हैज हैव नजर आता है ना, तो वहाँ तो वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। और परफेक्ट है तो वैसे भी कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब आपका सेंटेंस है, सीता खाना पका चुकी होगी, सीता विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड द फूड, और फुल स्टॉप। अगर नेगेटिव है तो आप विल नॉट हैव लिख देंगे। इंटरोगेटिव है तो विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब योर लास्ट इज योर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको बड़े ध्यान से समझना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि आपका वह काम जो है किसी समय से चल रहा है, किसी समय से चल रहा है तभी वो परफेक्ट हुआ है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, टाइम। अब 2 घंटे 4 घंटे, सुबह से रात से, तो टाइम इस तरीके का शो हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टाइम दिखाई नहीं देता, और हम उसको कैसे पहचाने कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे कि मैंने कहा जब मैं आई तो बच्चे जो थे वो पढ़ रहे थे, जब मैं आई बच्चे पढ़ रहे थे। तो ये जब, अब, इससे भी टाइम समझ आ जाता है कि उस टाइम पे आने का टाइम कुछ था और बच्चे उस टाइम पे पढ़ रहे थे वो भी टाइम कुछ था। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तब बनता है जब उसमें टाइम होता है, ठीक है। और दूसरी बात, परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसको पहचानने का तरीका है रहा है, रही है, रहे। कंफ्यूज मत होना, ये कंटिन्यूअस नहीं है। मैंने बोला मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, तो रहा है, रही है तो है कि मेरा ये काम लगातार चल रहा है, लेकिन किसी टाइम से चल रहा है, सुबह से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव तो यूज होगी, प्लस इसके साथ बीन जरूर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बीन। अब कंटिन्यूअस है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। और परफेक्ट कब हुआ, जब कोई ना कोई इसमें टाइम था, इसलिए सिंस या फोर। अब सिंस या फोर आपको पता होना चाहिए, आप कब लगाओगे सिंस और कब लगाओगे फोर, क्योंकि इसमें भी मार्क्स हट जाते हैं। सिंस तब लगता है जब बिल्कुल टाइम आपका पॉइंट फिक्स है कि सुबह से लेकर अब तक का समय गिना जा सकता है, 2008 से लेकर अब तक के ईयर्स को काउंट किया जाता है, जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है फिक्स। और फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम, इतने समय से चल रहा है, 2 साल से, 3 साल से, 2 दिन से, तो कंटिन्यू 2 घंटे से, नहीं पता कौन से 2 घंटे थे, तो आप फोर लगता है अनकाउंटेबल और पीरियड ऑफ टाइम के साथ। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम एंड काउंटेबल टाइम, जिस टाइम को आप काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, आपको इसमें क्या करना है, स्ट्रक्चर्स में हैज हैव को लेकर आ जाना है।
और बीन जरूर लगा देना, क्योंकि वो क्या बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस तभी बनेगा जब उसमें बीन लगेगा। और मेन वर्ब के साथ आप क्या लगाएंगे, आईएनजी, और आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। और टाइम के लिए सिंस या फॉर यूज हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, टाइम। आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हैज हैव सेम रहेगा हेल्पिंग वर्ब, और लेकिन आपका जो नॉट आएगा वो हमेशा बीन से पहले आएगा, बीन से पहले आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपका टाइम आ जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, और फिर आपकी मेन वर्ब और आईएनजी आ जाएगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट और टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो स्ट्रक्चर्स दिया आप उसमें पुट कर देना। अब बात करते हैं हम, ये तो था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको पहचानने का तरीका है कि व्हेन द एक्शन इज स्टार्टेड एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, शुरू होकर वो काम अभी भी चल रहा है तो आप उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। अब है आपका जो काम है पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा था, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको हिंदी में पहचानने का तरीका क्या है, रहा था, रही थी, लेकिन इसमें टाइम जरूर होगा। और टाइम हर बार मैंने नहीं बोला कि आपको सिंस या फॉर नजर आएगा, कई बार व्हेन, देन, इस तरीके से भी टाइम शो हो जाता है। तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी, हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि वह 10वीं क्लास में 3 साल से पढ़ रहा था, तो ही हेल्पिंग वर्ब होगी हैड, ही हैड बीन, पढ़ रहा था, स्टडी प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सीधा ऑब्जेक्ट आ गया इन 10th क्लास, फिर टाइम आ गया फॉर 3 years, 3 साल से, पीरियड ऑफ टाइम लगातार चलता हुआ पीरियड है, इतने साल से ये पढ़ रहा था। तो आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, हैड। जैसे परफेक्ट में तो हैड ही यूज होती थी, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसके साथ बीन भी आ जाएगा, और इसकी जो मेन वर्ब है वो बदल जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इस स्ट्रक्चर को आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव में फिट कर लेना। नेगेटिव में बस ध्यान रखना बीन से पहले नॉट आएगा, इंटेरोगेटिव में भी हैड पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा काम जो फ्यूचर में किसी समय से लगातार चल रहा होगा, तो आप इसमें विल या शैल तो सेम है हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट है इसलिए हैव आ गया, और कंटिन्यू चल रहा है इसलिए बीन आ गया, और मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गई। एग्जाम्पल कैसे कि वह अपना लंच सुबह से ले रहा होगा, तो ही के साथ क्या लगा, विल, फिर हैव, फिर बीन, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल या शैल, फिर आएगा हैव और फिर आएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक के साथ आईएनजी, फिर आपका आ गया सीधा ऑब्जेक्ट। अब ये कोई फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम से चल रहा है तो आप इसमें क्या यूज करेंगे, सिंस, ठीक है। तो इस टेबल को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको फिलअप्स करने में कभी भी गलती नहीं होगी। अब आप इस जो मैंने रूल्स बताया आप इसको अप्लाई करके इन 10 सेंटेंसेस को ईजिली आप फिलअप कर सकते हैं। तो फटाफट करते हैं इन सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस है आई एम डैश डू माई होमवर्क। आई एम डैश डू, अब आपको पता है आई है, एम आ रहा है और वर्ब भी आ रही है। मैंने आपको बताया था अगर इज एम आ रहा है और कोई मेन काम है तो सीधी सी बात है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। आई एम डूइंग माई होमवर्क। नेक्स्ट देखिए ही हैज। अब हैज देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैडम इट इज परफेक्ट। परफेक्ट है, अब परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जानी है, थर्ड। तो ही हैज सी, सॉ, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। ही हैज सीन द ताज एट आगरा ट्वाइस। उसने आगरा में ताज जो है 2 बार देखा है, तो ही हैज सीन द ताज एट आगरा ट्वाइस। दे हैव बीन, अब अगर आपको हैव बीन आ जाए तो हैज हैव से तो समझ आता है परफेक्ट है, बीन है तो इसका मतलब ये कंटिन्यू भी है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्लस टाइम भी दिख रहा है मुझे सिंस और फॉर के साथ, और हैज हैव बीन है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी। तो रीड के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। दे हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 o'clock। डैश अशोक नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्या अशोक सच नहीं बोलता है, क्या अशोक सच नहीं बोलता है, तो अशोक तो सिंगुलर है
और अगर सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आपने क्या लगाना है, डू। डू अशोक नॉट स्पीक द ट्रूथ। और कौन सा स्ट्रक्चर है ये, है तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। कौन से टेंस का है, डू डस को पहचानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डैश आई नॉट स्टे इन द गार्डन, मैं गार्डन में नहीं रुकती हूँ। डैश आई नॉट स्टे, अब यहाँ पर देखो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मैं गार्डन में नहीं रुकती हूँ, तो आप इसमें ताहती आ रहा है तो आई के साथ क्या आ जाएगा, डू आई नॉट स्टे इन द गार्डन, क्या मैं गार्डन में नहीं रुकती हूँ। और अगर इधर सेकंड फॉर्म होती तो क्या मैं गार्डन में नहीं रुकी, तो यहाँ पर आप क्या लगाते, डिड। तो ये वर्ब भी मायने रखते, वर्ब से आपको पहचान में आएगा कि मुझे यहाँ पर कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो अगर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो हैज हैव जरूर नजर आता, या हैड नजर आता, या विल हैव नजर आता, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो सीधी सी बात है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मैंने क्या लगा दिया, आई के साथ क्या लगाते हैं, डू। तो ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लास्ट ईयर, पिछले साल है तो देखते ही पहचान में आ रहा होगा कि पास्ट की बात कर रहा है। आई डैश बाय अ कार, मैंने कार खरीदी। तो जब आपने कोई काम किया, एक्शन किया पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपकी कौन सी फॉर्म यूज होती थी, सेकंड फॉर्म। तो बाय की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बॉट। लास्ट ईयर आई बॉट अ कार। शी हैड, अब हैड देखते ही पहचान जाना है कि परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड। तो फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। She had finished her work before I reached there, जब मैं वहाँ पहुँची तो वो अपना काम जो है फिनिश कर चुकी थी। क्या बच्चा आप ये पहचान सकते हो, वह अपना काम, जब मैं वहाँ पहुँची, अब पहुँची ई आ रहा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये पूरा सेंटेंस कि वो अपना काम कर चुकी थी या कर लिया था, ये आपका पास्ट परफेक्ट है। नेक्स्ट है ही विल डैश गो टू आगरा टुमारो, कल वो आगरा जाएगा। तो फ्यूचर में वो ये काम करेगा, इंडेफिनिट है तो विल के साथ सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ही विल गो टू आगरा। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। शी हैड बीन डैश, अब हैड बीन नजर आता है उसका मतलब ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी। तो प्रिपेयर, ये हो जाएगा प्रिपेयरिंग। टी कब से बना रही है, 5 मिनट से, व्हेन द गेस्ट केम। और गेस्ट केम और जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ जाए तो आप समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। डिड मोहिनी, अब डिड नजर आ रहा है तो आपको देखते ही पहचान में आ गया कि मैडम इट इज पास्ट इंडेफिनिट, डिड है। और डिड है तो डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट सीधा। डिड मोहिनी टीयर द लेटर, क्या मोहिनी ने लेटर फाड़ दिया। तो इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यू विल easily solve this fill up or any kind of error finding related to tenses. So this is all about the today lecture. You will practice all this and in next lecture I am going to discuss another exercise related to the topic. Thank you so much.